जय हिंद दोस्तों, कैसे सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सही मस्त होंगे, अपने शिक्षण कार्य में व्यस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का सीटेट दिसंबर 2024 के एग्जाम में। और हम करने वाले हैं असिस्टेंट सामाजिक विज्ञान के 10 मॉडल पेपर, जो कि 10 मॉडल पेपर में आज 5वीं मॉडल पेपर है। चैनल पर जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्लास जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि 10 मॉडल पेपर से 45 से 48 प्रश्न जो है एग्जाम में क्लियर होने वाले हैं, क्योंकि हम सीधा क्वेश्चन पेपर ही हल कर रहे हैं। तो क्लास जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। समय को ध्यान में रखते हुए चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन है, नीचे दो कथन ए और बी 18 से 19वीं शताब्दी में यूरोप में राष्ट्र राज्यों के उदय संदर्भ में है। कथन ए कह रहा है 18वीं शताब्दी तक यूरोप के लोग स्वयं को राष्ट्र राज्य के रूप में देखते थे। कथन बी है प्रारंभिक 19वीं शताब्दी में लोगों को यह बोध कराया गया कि प्रत्येक भाषा समुदाय का एक अलग राष्ट्र था। ऑप्शन है ए और बी दोनों सही है, तथा ए सही व्याख्या है ए की बे की। सेकंड ऑप्शन है ए और बी दोनों सही है, किंतु ए की सही व्याख्या बी नहीं है। थर्ड ऑप्शन है ए सही है किंतु बी गलत है। फोर्थ ऑप्शन है ए गलत है किंतु बी सही है। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आप बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। 18 से 19वीं शताब्दी में यूरोप में राष्ट्र राज्यों के उदय के संदर्भ में दिया गया है। कथन ये कह रहा है 18वीं शताब्दी तक यूरोप के लोगों को स्वयं को राष्ट्र राज्य के रूप में देखते थे। तो यह बात जो है गलत है, पहला कथन गलत होगा। दूसरा कथन कह रहा है प्रारंभिक 19वीं शताब्दी में लोगों को यह बोध कराया गया कि प्रत्येक भाषी समुदाय एक अलग राष्ट्र था। तो यह बात जो है सही है। दूसरा कथन सही होगा, पहला कथन गलत होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी। फोर्थ ऑप्शन जो है वह राइट होगा। ए गलत है किंतु भी सही है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी, फोर्थ ऑप्शन ही राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीसीई का तात्पर्य है बिफोर क्रिश्चियन एरा, बिफोर कॉमन एरा, बिफोर सीजर एरा, बिफोर कंटिफररी एरा। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो ऐसे बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन जो है यह इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है और पूछे जाने की संभावना भी है। बीसीई का तात्पर्य है तो वह है बिफोर कॉमन एरा। बीसीई का तात्पर्य क्या है? तो वह है बिफोर कॉमन एरा। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी, सेकंड ऑप्शन ही राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम यह आज कैसे जानते हैं कि पूरा पाषाण युग में भारत में शुतुरमुर्ग होते थे? ऑप्शन है उस समय की कृतियों में इन पक्षियों का विविध लेख हमें मिलता है। महाराष्ट्र के पटनेपुरा स्थल में शुतुरमुर्ग के अंडे के अवशेष मिले हैं। शुतुरमुर्ग पर मौखिक स्मृतियां हमारे पास दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में अभिलेखित है। फोर्थ ऑप्शन है विदेशी यात्रियों के वृत्तांतों इनमें इनका वर्णन मिलता है। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आज बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी, महाराष्ट्र के पटनेपुरा स्थल में शुतुरमुर्ग के अंडे के अवशेष मिले हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी, सेकंड ऑप्शन जो है राइट होगा। भारत में पूरा पाषाण युग के दौरान शुतुरमुर्ग होते थे और भारत के पटनेपुरा स्थल में शुतुरमुर्ग के अंडे के अवशेष मिले हैं। इनके कुछ छिलकों पर चित्रांकन भी मिलता है। इनके जो है कुछ छिलकों पर चित्रांकन मिलता है और इन अंडों से मनके भी बनाए जाते थे। शुतुरमुर्ग के अंडों से क्या है, मनके बनाए जाते थे, मनके बनाए जाते थे। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी, सेकंड ऑप्शन ही राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ? ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया, जंगलों का विनाश हो गया होगा, सभ्यता के
पूरे क्षेत्र में बाढ़ आ गई होगी और संभवतः नदियाँ सूख गई थीं। सही व्याख्यान का चयन करें। ए बी सी सही है, ए बी डी सही है, ए सी डी सही है, बी सी डी सही है। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आप बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ? नीचे जो है 4 व्याख्यान दिए गए हैं, इन व्याख्यानों में कौन से सही हैं? पहला कह रहा है ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया होगा, तो यह बात जो है सही है। जंगलों का विनाश हो गया होगा, यह भी सही है। सभ्यता के पूरे क्षेत्र में बाढ़ आई गई होगी, तो यह बात जो है गलत है। पूरे क्षेत्र में बाढ़ नहीं आई थी, संभवतः नदियाँ सूख गई होंगी, तो यह भी हो सकता है। ए बी और डी सही है, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी। सेकंड ऑप्शन ही राइट होगा, ए और बी। ए बी और डी जो है वह सही व्याख्यान है। हड़प्पा सभ्यता भारत की प्रथम नगरीय और कांस्यकालीन सभ्यता भी थी, जो समकालीन विश्व की 4 प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक थी। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी। सेकंड ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महायान बौद्ध धर्म के अंतर्गत मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति सिर्फ कुछ संकेतों के माध्यम से दर्शाई जाती थी। बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगीं। बोधिसत्वों को नहीं स्वीकारा गया क्योंकि उन्हें अभी भी ज्ञान प्राप्ति करना बाकी था। मूर्तिकला के केंद्रों के रूप में मथुरा एवं तक्षशिला का पतन हुआ। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो ऐसे बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। महायान बौद्ध धर्म के अंतर्गत कौन सा कथन सही होगा? तो वह है बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी। बुद्ध की प्रतिमाएं जो है वह बनाई जाने लगी। महायान बौद्ध धर्म की एक प्रमुख शाखा है जिसका आरंभ पहली शताब्दी के आसपास माना जाता है। इसका जो है आरंभ पहली शताब्दी के आसपास माना जाता है। महायान शाखा में भक्ति और पूजा की भावना के कारण ही इसकी ओर लोग सरलता से आकर्षित हुए। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी। सेकेंड ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत प्रशासन और समेकन के संदर्भ में सही क्या है? उपमहाद्वीपीय का काफ़ी बड़ा हिस्सा दिल्ली के सुल्तानों के अधिकार में रहा। गंगा के मैदानी इलाके के घने जंगलों वाले क्षेत्रों को पहली बार बैठा गया। थर्ड ऑप्शन है, दिल्ली से बंगाल जैसे सुदूर प्रांतों का नियंत्रण करना कठिन था और अलाउद्दीन खिलजी मोहम्मद तुगलक गंगा के मैदानी इलाकों पर जोर ज़बरदस्ती अपना अधिकार लंबे समय तक रख पाए। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आसिफ बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन कह रहा है खिलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत प्रशासन और समेकन के संदर्भ में सही क्या है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी। दिल्ली से बंगाल जैसे सुदूर प्रांतों का नियंत्रण कठिन था। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी। थर्ड ऑप्शन जो है वह राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
जनजातीय लोगों के इतिहास के पुनर्निर्माण में निम्न में से कौन सा कथन गलत है, पूछा है। गलत कथन कौन सा है। समकालीन इतिहासकार और मुसाफिरों ने जनजातियों के बारे में बहुत कम जानकारी दी है। अधिकांश जनजातीय समूहों ने लिखित दस्तावेज रखा है। जनजातीय लोगों ने समृद्ध रीति रिवाजों और मौखिक परंपराओं का संरक्षण किया है। जनजातीय समाज अपनी विविध किस्म की जरूरतों के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहा। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आशी बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। जनजातीय लोगों के इतिहास के पुनर्निर्माण में कौन सा कथन जो है वह गलत है। पहला कथन कह रहा है समकालीन इतिहासकार और मुसाफिरों ने जनजातियों के बारे में बहुत कम जानकारी दी, तो यह बात जो है सही है। दूसरा कथन कह रहा है अधिकांश जनजातीय समूहों ने लिखित दस्तावेज रखा, तो यह बात जो है गलत है। जो अधिकांश जनजातीय समूह होते थे वह लिखित दस्तावेज नहीं रखते थे। और जनजातीय लोगों ने समृद्ध रीति रिवाजों और मौखिक परंपराओं का संरक्षण किया, तो यह बात जो है सही है। मौखिक परंपराओं का जो है यह संरक्षण रखते थे। और जनजातीय समाज अपनी विविध किस्म की ज़रूरतों के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहा, तो यह भी जो है सही होगा। पूछा था गलत कथन कौन सा है, तो वह है ऑप्शन बी, सेकंड ऑप्शन ही राइट है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने किस प्रकार भारत पर अपने नियंत्रण को समेकित किया। ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथों में सौंपकर, ताकि भारतीय मामलों को ज़्यादा बेहतर ढंग से संभाला जा सके। अवध, बिहार, मध्य भारत और दक्षिण भारत से ज़्यादा सिपाहियों की भर्ती कर, भूमिहीनों तथा किसानों की रक्षा के लिए नीतियाँ बनाकर, और फोर्थ ऑप्शन है तुष्टिकरण तथा संपत्ति अधिकारों की सुरक्षा करके। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आशी बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ी, बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने किस प्रकार भारत पर अपने नियंत्रण को समेकित किया। तो वह किए थे ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथों में सौंपकर, ताकि भारतीय मामलों को ज़्यादा बेहतर ढंग से संभाला जा सके। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए, फर्स्ट ऑप्शन ही राइट होगा। ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथों में सौंपकर, ताकि भारतीय मामलों को ज़्यादा बेहतर ढंग से संभाला जा सके। 1857 के विद्रोह से यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। यह भी क्वेश्चन पूछा गया 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। पूछा है गवर्नर जनरल कौन था। तो उस समय जो है भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। यह क्वेश्चन जो है पूछा गया है, सीट के एग्जाम में ही पूछा गया है कि भारत का गवर्नर जनरल कौन था 1857 के विद्रोह के समय। तो लॉर्ड कैनिंग था। और ब्रिटेन का प्रधानमंत्री उस समय कौन था? 1857 के विद्रोह के समय जो है प्रधानमंत्री उस समय कौन था ब्रिटेन का? तो वह था पामस्तन। पामस्तन जो था वह ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था। और ब्रिटेन की जो महारानी थी उस समय, महारानी, तो महारानी विक्टोरिया। महारानी विक्टोरिया। महारानी विक्टोरिया। और विद्रोह का प्रतीक क्या था? 1857 के विद्रोह का प्रतीक क्या था? तो यह भी क्वेश्चन जो है पूछा गया, प्रतीक से भी क्वेश्चन जो लिया जा चुका है। तो वह था रोटी और कमल। प्रतीक क्या था? रोटी और कमल। रोटी और कमल जो था यह प्रतीक था 1857 के विद्रोह का। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, फर्स्ट ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से क्या प्रतिनिधि लोकतंत्र की विशेषता नहीं है।
यहाँ पर पूछा है नहीं है। एग्जाम में विशेषकर क्वेश्चन पर ध्यान रखिए कि नहीं पूछा है कि सही पूछा है। मतदान द्वारा प्रतिनिधि का चुनाव, प्रतिनिधियों के हाथ में निर्णय निर्माण की प्रक्रिया और जनता के निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में प्रत्यक्ष सहभागिता, जनता को मतदान का अधिकार। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आसिफ बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? प्रतिनिधि लोकतंत्र की विशेषता नहीं है, तो वह है जनता के निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में प्रत्यक्ष सहभागिता। यह बात जो है गलत है। जनता के निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में प्रत्यक्ष सहभागिता नहीं होती है, बल्कि जनता अपने प्रतिनिधि चुनकर विधानमंडलों तथा कार्यकारी पदों के लिए भेजते हैं और वही निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में प्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी, थर्ड ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस क्षेत्र को छोटा तिब्बत कहा गया? लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आसिफ बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन कह रहा है भारत के किस क्षेत्र को छोटा तिब्बत कहा गया? तो यह जो है कहा गया है लद्दाख क्षेत्र को। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए, फर्स्ट ऑप्शन राइट होगा, लद्दाख। लद्दाख की राजधानी अगर पूछा जाए तो क्या है? तो वह है लेह। लेह क्या है? लद्दाख की राजधानी है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अपील प्रणाली या पौनवार्षिक प्रणाली किसे कहते हैं? न्यायिक सेवा में आवेदन का प्रावधान, न्यायालय के आदेश के खिलाफ संसद में अपील का प्रावधान, राज्य कार्यपालिका प्रमुख का सर्वोच्च अपील अधिकारी प्राधिकारी के रूप में कार्य होने का प्रावधान और निचली न्यायालय के आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील का प्रावधान। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो आसिफ बताइए कौन सा ऑप्शन राइट होगा? भारत में अपीली प्रणाली और पौनवार्षिक प्रणाली किसे कहते हैं? तो इसे हम कहते हैं निचली न्यायालय के आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील का प्रावधान। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी, निचली न्यायालय के आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील का प्रावधान। अपीली क्षेत्राधिकार का अर्थ है उच्चतम न्यायालय निचली अदालतों जैसे उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ सुनवाई कर सकता है। अपील न्यायालय क्षेत्र के 4 वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है, जो कि पहला होगा संवैधानिक मामलों में अपील। पहला क्या होगा? संवैधानिक मामलों में अपील। संवैधानिक मामलों में अपील। दूसरा जो होगा दीवानी मामलों में अपील। दीवानी मामलों में अपील। और तीसरा जो होगा वह होगा आपराधिक मामलों में अपील। आपराधिक मामलों में अपील। और चौथा जो होगा विशेष अनुमति द्वारा अपील। चौथा क्या होगा? विशेष अनुमति द्वारा अपील। चार वर्गों में जो है विभाजित किया गया है। संवैधानिक मामलों में अपील, दीवानी मामलों में अपील, आपराधिक मामलों में अपील और विशेष अनुमति द्वारा अपील। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, निचली न्यायालय के आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील का प्रावधान। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सा प्रायद्वीपीय पठार का लक्षण नहीं है? यह उत्तरी मैदान के दक्षिण में स्थित है। इसके उत्तर पश्चिम में अरावली श्रृंखला स्थित है। यहाँ कोयला एवं लौह अयस्क जैसे खनिजों की प्रचुरता है। इस पठार पर पश्चिम की ओर बहने वाली महानदी और कृष्णा नदियाँ मौजूद हैं। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आप बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन जो कह रहा है कौन सा प्रायद्वीपीय पठार का लक्षण नहीं है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। इस पठार पर पश्चिम की ओर बहने वाली महानदी और कृष्णा नदियाँ मौजूद हैं। यही जो होगा लक्षण नहीं है प्रायद्वीपीय पठार के। बाकी यह उत्तरी मैदान के दक्षिण में स्थित है, यह भी सही होगा। इसके उत्तर पश्चिम में अरावली जो श्रृंखला स्थित है, यह भी सही है। यहाँ कोयला एवं लौह अयस्क जैसे खनिज की प्रचुरता है, यह भी जो होगा सही होगा। फोर्थ ऑप्शन ही गलत होगा, जो कि इस पठार पर पश्चिम की ओर बहने वाली महानदी और कृष्णा नदियां हैं। पश्चिम की तरफ जो बहने वाली नदियां हैं वह है नर्मदा और ताप्ती। नर्मदा और ताप्ती को छोड़कर अधिकतर जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं वह पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं। लेकिन नर्मदा और ताप्ती क्या है, यह पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं। कौन सी नदियाँ हैं? नर्मदा एवं ताप्ती। यह नदियाँ जो हैं पूर्व से पश्चिम की तरफ बहती हैं। पूर्व से पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियां जो हैं नर्मदा और ताप्ती। प्रायद्वीपीय के अन्य प्रायद्वीपीय जो नदी तंत्र हैं वह होंगी महानदी गोदावरी, कृष्णा होगी और कावेरी। ये सभी क्या हैं? ये सभी प्रायद्वीपीय के अन्य प्रमुख नदी तंत्र हैं, जो कि महानदी हैं, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अफ्रीका के बारे में सही है? अफ्रीका के बारे में वह कौन सा कथन है जो सही है? अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। यही एक ऐसा प्राय महाद्वीप है जिससे होकर कर्क, विषुवत, मकर रेखाएं गुजरती हैं और गोबी मरुस्थल इस महाद्वीप में स्थित है। फोर्थ ऑप्शन है। इसके पश्चिम में यूराल पर्वत है और इसे एशिया से अलग करता है। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आप बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। यह क्वेश्चन जो सेट के एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है और पूछे जाने की संभावना भी है। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन कह रहा है कौन सा कथन अफ्रीका के बारे में सही है? तो वह होगा यही एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क रेखा, विषुवत तथा मकर रेखाएं जो हैं गुजरती हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी। यही एक ऐसा मात्र जो है महाद्वीप है जिससे तीनों रेखाएं गुजरती हैं, कर्क, विषुवत और मकर रेखा। विश्व का दूसरा बड़ा महाद्वीप है अफ्रीका महाद्वीप जो है, विश्व का सबसे दूसरा बड़ा महाद्वीप है। दूसरा बड़ा महाद्वीप जो है वह है अफ्रीका महाद्वीप, जो जिब्राल्टर जलसंधि द्वारा यूरोप से अलग होता है। जिब्राल्टर जलसंधि द्वारा यूरोप से अलग होता है। अफ्रीका को काला या अंधा महाद्वीप भी कहा जाता है। अफ्रीका को काला या अंधा महाद्वीप भी कहा जाता है। अंधा महाद्वीप भी या इसे हम कहते हैं, काला या अंधा महाद्वीप भी कहते हैं। और एक बारी समझ लेते हैं कर्क, विषुवत और मकर रेखाएं। तो यह हो गई ग्लोब यानी पृथ्वी जो हो गया। यहाँ पर जो होता है 0 अंश अक्षांश रेखा, इसे हम ही क्या कहते हैं? विषुवत रेखा यानी भूमध्य रेखा। इसी को हम कहते हैं भूमध्य रेखा। और 0 अंश अक्षांश के उत्तर में 23.5 अंश अक्षांश रेखा, यहाँ पर होगा 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश रेखा, इसे हम क्या कहते हैं? कर्क रेखा।
और 0 अंश अक्षांश के दक्षिण में 23.5 अंश दक्षिणी अक्षांश रेखा, 23.5 अंश दक्षिणी अक्षांश रेखा, इसे हम क्या कहते हैं, मकर रेखा। और यही तीनों रेखाएं कर्क रेखा, भूमध्य रेखा को ही हम विषुवत रेखा कहते हैं, और मकर रेखा, ये तीनों रेखाएं जो हैं अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरती हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी, सेकंड ऑप्शन जो है वह राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के दक्षिणी भागों विशेषकर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश से शरद ऋतु में वर्षा होती है क्योंकि पवन स्थल भागों से लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है, पवन अरब सागर से बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है, पवन बंगाल की खाड़ी से अरब सागर की तरफ बहती है, पवन स्थल भागों से लौटकर अरब सागर की ओर बहती है। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो ऐसे बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? क्वेश्चन कह रहा है भारत के दक्षिणी भागों विशेषकर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में शरद ऋतु में वर्षा होती है क्योंकि पवन स्थल भागों से लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए, पवन स्थल जो है भागों से लौटकर बंगाल की खाड़ी की तरफ बहती है। लौटती हुई मानसून पवनें जो है बंगाल की खाड़ी को पार करते समय जलवाष्प ग्रहण करके उत्तरी पूर्वी मानसून के रूप में तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी कर्नाटक, दक्षिणी पूर्वी केरल में वर्षा करती हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए, फर्स्ट ऑप्शन जो है वह राइट है। सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।